हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चैप्टर का नेम आप पेन और कॉपी से भी निकाल के रखें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और साथ साथ नोट्स करते हैं एंड इक्वेशन। प्रेफरेबल है ये है तो आप समझ लें, फिर बीच में वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लें आप जो आपके रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम 10th में आए हैं तो हमने इससे पहले हमने बेसिक्स कुछ पढ़े हुए हैं कि इस चीज के, तो हम उसको पहले स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है चेंजेस। हमारे पास आता है सबसे पहला पॉइंट जो आता है चेंजेस। अगर हम बात करते हैं चेंजेस, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें बदलाव, तो हमारे आसपास हमारे इन आवर सराउंडिंग बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। लाइक अगर हम बात करें सिंपल, फ्रॉम मॉर्निंग हमारे पास मिल्क आता है, हम मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, दैट इज अ चेंज, मिल्क टू कर्ड। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़े जलाते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, आप गैस जलाते हैं। आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बाइक में जा रहे हैं तो बर्निंग ऑफ दैट फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, ये आपका यूज होता है। तो दीज ऑल आर चेंजेस, ये हमारे आसपास जो हो रहे हैं, दीज ऑल आर चेंजेस। तो चेंजेस क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें, द फिनोमिना in which a substance A, कोई भी हमने एक सब्सटेंस मान लिया A, हमारे पास एक सब्सटेंस होगा A that changes to substance B, substance A change, converting कह देते हैं, changes वर्ड हेडिंग है, converting to substance B, substance B। तो जो फिनोमिना दैट फिनोमिना जिसकी वजह से सब्सटेंस ए है हमारे पास, वो कन्वर्ट किसमें हो गया, सब्सटेंस बी में। तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उस फिनोमिना को कहते हैं हम, दैट इज चेंजेस। गॉट इट। तो हमने भी पहली चीज पढ़ी है चेंजेस। हमारे पास कितने टाइप के होते हैं अगर हम बात करते हैं, हमने अगर बात करें तो हमने दो टाइप के चेंजेस पढ़े। वन इज फिजिकल चेंज, and another is chemical change, तो चेंजेस हमारे पास कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के चेंजेस हैं। वन इज फिजिकल चेंज, अनदर इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें द सब्सटेंस चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी which is physical properties, only physical properties are changed, the changes in which a substance changes its physical property। हम लिख सकते हैं changes in which substance changes its physical property। स्लोली एंड डीपली आपको बताया जाएगा सब कुछ, तो आप रेस्ट एश्योर रहो। एक बार अगर आपने पूरा समझ लिया, क्लियर हो गया, तो इसके बाद आपको ऐसा कुछ आगे का है नहीं, सारा चीज इसमें आपको क्लियर किया जाएगा, हर एक पॉइंट टू पॉइंट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको बाद में। चेंजेस इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें याद रखना है कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होगी इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते हैं कौन सी होती है, हम अगर डे टू डे अगर बात करें, लाइक शेप, कोई चीज शेप चेंज हो गई, उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक हम अगर एग्जांपल लेते हैं, आटा गूंथते हैं, दैट डो को आपने पंच किया, वो अंदर दब गया, तो वो वापस आप शेप को कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक प्रेसिंग ऑफ बॉल, आप बॉल को प्रेस किया, स्क्वीज किया, और वो वापस ऊपर आपका फूल जाएगा। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं, दीज आर फिजिकल चेंजेस। तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, चेंज इन स्टेट और चेंज इन शेप जनरली हमारे रहते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ आइस। एक मेल्टिंग स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस, कि आइस क्या हुआ, आइस कन्वर्ट हो गई मेल्टिंग प्रोसेस से वाटर में, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। एक अगर हम उसका स्टेट का मतलब स्टेट के अलावा, ये स्टेट का एग्जांपल है। अगर हम शेप का बात करते हैं तो एक ये हो जाएगा स्क्वीजिंग अ रबर बॉल, स्क्वीजिंग अ रबर बॉल। एक रबर बॉल ली आपने,
उसको स्क्वीज कर दिया। जैसे बॉटल्स भी होती है, प्लास्टिक की बॉटल आती है ये रेलवे वाली, तो इनको आप क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, फिर आप उसमें से ब्लो करते हो, फूकते हो उसके अंदर, तो वो फूल जाती है। दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। अच्छा, एक और चीज बात हम इसमें समझ लेते हैं, अभी यहीं पे समझते हैं। दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, दे कैन बी रिवर्स्ड। तो these are reversible, these are reversible in nature, reversible in nature। तो फिजिकल चेंजेस हमारे जो होंगे वो होंगे रिवर्सिबल होते हैं। तो हम उसको वापस, जो हमारी स्टार्टिंग में थी, जैसे आइस से हमने वाटर बनाया, वाटर से हम वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रोसेस में। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला आता है चेंजेस, केमिकल चेंजेस, चेंजेस इन विच सब्सटेंस changes its chemical property, changes its chemical property। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एक और चीज कह सकते हैं हमने इसमें, कभी कभी एक और नाम इस तरह से कह सकते हैं, the changes in which a completely new substance is formed, like burning of wood। वुड आपने बर्न करी, इट कन्वर्ट्स इनटू एशेज, तो राख बन गया। वो राख जो है, राख एंड जो आपका ऐश जो है, दैट इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वुड। उसका इससे एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। पेपर बर्न हुआ, वो भी ऐश बनाएगा, उसका पेपर से रिलेशन कोई नहीं है, ठीक है। तो एशेज आर दैट टाइप ऑफ चेंज। अगर मैं एग्जांपल लिख देता हूं, इसे हम कहते हैं बर्निंग, बर्निंग ऑफ वुड। एक वुड हमने बर्न कर दी, तो वुड को बर्न करा, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। अच्छा, अब हम बात करें तो ये रिवर्सिबल होगा नहीं, आपने एक बार बर्न कर दिया तो वो वापस नहीं हो सकता। लाइक एक एग्जांपल और है कुकिंग। अगर हम कुकिंग का करते हैं एग्जांपल, आपने एक बार ही सब्जी पका दी, तो आप उससे वापस आप उसको नॉर्मल वापस केस में रॉ में नहीं ला सकते, कन्वर्ट कर सकते। तो हम यहाँ पे बोलते हैं इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, तो उसको हम वापस नहीं कर सकते। तो दैट इज देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज इरिवर्सिबल चेंज। तो आपके पास चेंजेस की अगर डेफिनेशन बात करें, वापस थोड़ा सा रिकैप करते हैं जल्दी से। The phenomena in which a substance A changes to substance B is known as is called as changes. There are of two types, physical and chemical. Physical change, the change in which a substance changes its physical property. Physical property वो change कर देता है। And next is example में बात करें, melting of ice, boiling of water, squeezing a rubber ball, etc. And it is a reversible change. Physical changes are also known as reversible change. Chemical changes, the changes in which the chemical properties of a substance changes. The chemical properties of the substance changes is known as chemical changes. Example, burning of wood. Burning of wood हो गया, या आपने फॉर एग्जांपल टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में बदल देना, दैट इज आल्सो केमिकल चेंज। these changes are also known as irreversible changes। तो ये irreversible होते हैं, it cannot be undo। एक बार हो गए तो वापस नहीं किए जा सकते, वापस इसको वापस चेंज नहीं किया जा सकता। These types of changes are called chemical changes। So now the next chemical changes आ गया होगा। Now the next thing comes that is called, अब हम बात करेंगे, चैप्टर का नेम जो है केमिकल रिएक्शन, उनके बारे में समझेंगे, बेसिक तरीके से हम समझेंगे इसको, सारा बताएंगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, जब एक छोटे में होते थे तो एक रिएक्शन वर्ड आता, तो रिएक्शन इज लाइक बहुत ज्यादा, ये तो लैब में ही होती है, बट रिएक्शंस हमारे आसपास हर जगह पे हो रही है। लाइक मैंने एग्जांपल हमने भी बात ही किया, तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, वो दैट इज अ केमिकल, दैट इज अ रिएक्शन, दैट इज आल्सो अ रिएक्शन। एक चेंज हो गया, एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो गई। फ्यूल को आपने बर्न किया और फ्यूल बर्न होके क्या बन गया, एनर्जी बन गया, और आपको आपकी बाइक चल रही है, तो दैट इज आल्सो अ रिएक्शन। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं,
वो रिएक्शंस हो रही हैं आसपास, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिएक्शन। हमने सांस ली, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गई, हमारी बॉडी के ग्लूकोज से रिएक्ट करके उसने जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एनर्जी फॉर्म क्रिएट की, एनर्जी क्रिएट की, वो एनर्जी हम अपनी बॉडी में यूज करते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर्स। एक फोटोसिंथेसिस भी सुनी होगी आपने, जो प्लांट्स में होती है। तो हमारे में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, दैट दीज आर आल्सो रिएक्शंस। तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इज बेसिकली अ चेंज, है ना। तो रिएक्शन क्या होता है? चेंज आपने हो गया, चेंज तो हो गया, उस चेंज के करने का प्रोसेस, उसे क्या कहा जाता है? रिएक्शन। द प्रोसेस ड्यू टू विच a substance changes कैसे? फिजिकली एज वेल एज केमिकली। अगर हम बात कर रहे हैं, फिजिकली भी कर सकता है, फिजिकली भी करेगा और केमिकली। या तो फिजिकली चेंज करेगा या अपने आप को, या फिर केमिकली। तो रिएक्शंस क्या होती है? रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which a substance changes physically और chemically। तो जो अब देखिए दो तरीके के हमारे पास हो गए, एक फिजिकली रिएक्शंस एंड अनदर इज केमिकल रिएक्शन। तो हम बात करते हैं, तो रिएक्शंस कितने टाइप के हो जाएंगी? दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज फिजिकल रिएक्शन, जैसे हमने चेंजेस के बारे में बात करी थी, सेम तरीके से ही अब हम बात करेंगे रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन भी दो टाइप के हो जाएंगे हमारे पास, फिजिकल रिएक्शन एंड अनदर इज केमिकल रिएक्शन। यहीं पे समझते हैं डिफरेंस। एक कॉमन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। तो एक क्वेश्चन है ये, अगर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां समझते हैं फिजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस its physical property, its physical properties। एग्जाम्पल वहीं पे जो हमने लिखा था, मेल्टिंग ऑफ आइस, और हम वो भी लिख सकते हैं इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो फिजिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? रिवर्सिबल होती है। सेम आप देखोगे चेंज ऑफ केमिकल, वो जो आपने फिजिकल चेंज पढ़ा था वही है। तो फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज होता एक ही चीज है, बट चेंज हमने बोले ये बदल गया, बट रिएक्शन उस प्रोसेस से बदला, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। गॉट द पॉइंट? समझ आ गया होगा। डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, सेम ही चीज है। आप उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो बस एक वर्ड चेंज होता है, चेंज की जगह रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच सब्सटेंस, अच्छा सब्सटेंस भी होता है, कहते हैं सब्सटेंस भी बोल रहे हैं, ठीक है। सब्सटेंस वर्ड वही है, प्रोनाउंसिएशन तो हो जाए। चेंजेस इट्स फिजिकल, नॉट केमिकल, हियर इज केमिकल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस चेंजेस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या करें, इंडियन है, हमारे को थोड़ा सा एक बोलने का प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंस रहता है। तो एग्जांपल, केमिकल का एग्जांपल हम बात करते हैं तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, थोड़ा सा डिफरेंट। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसके लिए हम लिख देते हैं इट इज इररिवर्सिबल, इट इज अ इररिवर्सिबल चेंज और इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल नहीं होता है। एक बार आपने कर्ड से मिल्क से कर्ड बना दिया, कर्ड से मिल्क बनाना नहीं पॉसिबल है, नो, ठीक है। तो दैट इज रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, दीज आर इररिवर्सिबल इन नेचर। यहां तक अगर समझ आ गया होगा, ठीक है, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस दैट अकर्स इन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। चेंजेस जो हमारे को पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन हो गई है, ठीक। गॉट द पॉइंट? कि हमारे को अगर हमने एक रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, तो हमें आइडिया कैसे लगता है कि रिएक्शन हो रहा है? तो हम बोलते हैं चेंजेस दैट वी फाउंड, है ना, दैट वी सी चेंजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ड्यूरिंग अ
रिएक्शन। तो नेक्स्ट थिंग इज चेंजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के टाइम पे चेंजेस क्या होते हैं, ठीक। सो व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस दैट अकर्स इन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, हमारा जो टेम्परेचर है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। लाइक ये आपने कॉमनली ये आपने देखा भी होगा। अगर हम आसपास चेक करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, उसके आसपास हीट जनरेट होती है, तो टेम्परेचर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शंस जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस क्या होता है, इवॉल्व होती है, गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सबने कॉमन ये चीज होती है, आप एक इनो आता है, आप इनो लीजिए, टेयर आउट कीजिए, वाटर में डाल दीजिए, तो एक बबल पूरी ऐसे झाग सा ऊपर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप शेक करने के बाद खोलते हो उस टाइप से आएगा। तो हम वो क्या है, वहां पे वो एक रिएक्शन हो रही है, दैट इज दैट रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो हमारे को वो जो रिएक्शन हो रही है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस इवॉल्व हो रही है, तो हमें वो गैस एकदम से जैसे आपको दिखाई देती है आते हुए ऊपर। थर्ड चेंज जो आप देखते हैं दैट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ये केमिस्ट्री है वो भैया, इसमें कलर्स तो चेंज होते ही होते हैं। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी आगे जाके देखेंगे एक नीले में लाल मिलाया, पता नहीं क्या हरा निकल के आ गया। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं दैट आर केमिकल रिएक्शंस। सो अगर फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल एग्जांपल में अगर हम बात करें, कॉमन होता है, हमने कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट लेते हैं। कॉपर सल्फेट अभी आप केमिकल अगर नहीं पता बताते, कॉपर सल्फेट है, उसमें हमने आयरन, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, उसमें मैंने डाल दिया आयरन। आयरन लोहा, कौन सा, ये आयरन डाल दिया आपने, आयरन का एक पीस डाल दिया, एक नेल डाल दिया, आयरन की कील थी आपने उसमें डाल दी, ठीक है। सो ये क्या होगा, आफ्टर सम टाइम एक रिएक्शन होगा एंड दिस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इट विल चेंज इनटू FeSO4 ग्रीन कलर। तो FeSO, ठीक है। So blue color changes into green, blue color changes into green। तो इस टाइप के जो डिफरेंसेस होते हैं इस टाइप को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। और कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, पहला चीज चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम जब वाटर मिक्स करते हैं तो हीट निकलती है उसमें। चूना जब पानी में मिलाया जाता है तो इसमें आपने अगर कभी देखा हो तो चूना पानी में मिला के घुमाते हैं तो उसमें क्या मतलब धुआं निकलता है, दैट इज हीट जो निकलती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकलती है आपकी बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। इवोल्यूशन चेंज इन कलर चेंज हो जाता है। अभी हमने एग्जांपल बताया, कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में आयरन डाला, आयरन डालते ही वो आयरन सल्फेट बन गया और वो क्या हुआ, ब्लू से ग्रीन कलर में बदल गया। इस टाइप के चेंजेस को क्या कहा जाता है, चेंजेस इन कलर में हम कंसीडर करते हैं। तो अभी भी कभी भी एक रिएक्शन होगी तो उनमें मेजरली ये 3 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। फोर्थ भी मिल जाता है कभी कभी, फॉर्मेशन ऑफ बात करें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके प्रेसिपिटेट होता क्या है, लेकिन हम यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है आप समझते हैं। कभी कभी हम रिएक्शन करवाई, हमने एक लिक्विड ले लिया, उसमें हमने कुछ डाला, सब्सटेंस डाला, और वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस जो हमारा नीचे आके बैठ जाता है। दीज आर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ये होते हैं इनसॉल्युबल, जो मतलब उसमें इस लिक्विड में घुल नहीं पाते। दीज आर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो नीचे आके बैठ जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इनको हम नाम जानते हैं, हम इनको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं, दीज प्रेसिपिटेट्स, ये अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं,
तो इस टाइप के जो बनते हैं ये भी हमारा क्या शो करता है, दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन। ठीक है, तो हम यहां तक समझ आ गया होगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन में एक और चीज होती है हमारे पास, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट भी चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज मतलब लाइक सॉलिड से गैस, तो अगर वो भी लिखना चाहते हैं तो वो भी है तो पॉइंट लिख ले। फिफ्थ जो था चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, तो एक रिएक्शन हो रही है तो स्टेट में चेंज होना काफी टाइम मिल जाता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। रिएक्शंस में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं आपके, मतलब आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड लास्ट इज चेंज इन स्टेट। तो ये हमारे को कॉमनली देखने को मिलता है। नाउ कम्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हेडिंग जो हमारा सेकंड पार्ट था इसका, मतलब इसी चीज की जो हमारे हेडिंग है उसमें देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको हम देखते हैं क्या क्यों रिक्वायर्ड हुआ। पहली बात आता है क्यों रिक्वायर्ड हुआ। अब सपोज करो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट किसी और दूसरे जने ने किया, तो होता क्या है, जब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी देखा गया कि आपकी ऑब्जर्वेशन दूसरे के साथ डिफरेंस कर रही है। बेसिकली आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक जने लकड़ी जलाई, उसने आग लगाई लकड़ी में, तो उसका जो लकड़ी थी ब्लैक कलर का धुआं निकाला एंड देन वो बर्न कर रही है। एक ने जलाई, गीली थी लकड़ी वो थोड़ी सी, तो व्हाइट कलर का धुआं निकाला, तो उन दोनों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो गई, है ना। तो इन्होंने क्या हुआ, वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस को भी डिफरेंट अलग अलग रहने के लिए, हमें पता है वो गीली थी तो उसमें क्या है, वाटर था उसमें, तो वाटर का हमें बताना पड़ेगा ना दोनों में डिफरेंस। तो इसलिए क्या हुआ, हमने एक प्रोफेशनल वे निकाला, हमने एक प्रॉपर वे निकाला कि भैया साइंटिस्ट लोगों ने बैठे और सब लोगों ने डिसाइड किया रूल्स कि भैया एक हम ना जो भी अब रिएक्शंस होंगी दे विल बी डन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट इज अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशन होता है क्या, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज द symbolic representation, it is the symbolic representation of a chemical of a reaction। अगर केमिकल इक्वेशन बात कर रहे हैं तो हम केमिकल रिएक्शन की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारी कोई भी रिएक्शन होगी तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए हमें केमिकली, उसको केमिकल मतलब जो भी रिएक्शन हुई है उसको इक्वेशन में फॉर्म करके दिखाना है। तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए, उन सेट ऑफ रूल्स को हम समझते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन समझ आ गया होगा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो हमारे को एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो हम उसकी अब बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। सो हम आप बात करते हैं स्टेप्स बात कर लें या कोई थिंग्स जो हमारे को मतलब उसमें आइडेंटिटी सिंबल्स जो हमारे को रिकॉर्ड करने हैं। स्टेप्स इन राइटिंग अ इक्वेशन, इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हमें लिखते समय क्या क्या चीजें लिखनी है, तो हम उन चीजों को हम बात करते हैं इसमें, इस सम पार्ट में हम बात करेंगे। स्टेप्स इन राइटिंग स्टेप्स इन्वॉल्वड इन अ केमिकल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है, सबसे पहली चीज लिखा गया साइंटिफिक सिंबल्स या फिर आप केमिकल सिंबल्स of reactants and product, of reactants and product बात है। तो केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं समझते हैं थोड़ा सा। देखो हुआ क्या, फॉर एग्जांपल लाइक लोगों ने बोल दिया मैंने वुड बर्न कर दी। वुड बर्न करना तो वुड तो क्या है, वुड में क्या चीज ऐसी जो तुमने बर्न करी, तो हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द कोर मटेरियल, कौन सा एलिमेंट वहां पे था। तो हमने बोला वुड बर्न कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कार्बन था, भैया जी कार्बन को हमने बर्न किया, तो वुड की जगह क्या आएगा, कार्बन आएगा। तो कार्बन वाज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
टू गिव CO2। तो दिस पार्ट जो रिएक्ट किया, जो दोनों चीजें स्टार्टिंग में थे हमारे पास, जो जिनके कॉम्बिनेशन से या जिनके रिएक्शन से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो इन्हें क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। और इससे क्या कहा जाता है? जो बनता है हमारा फाइनल, उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आर द सब्सटेंस जो हमारे स्टार्टिंग में थे, रिएक्शंस के पहले हमारे पास थे, जिनके कॉम्बिनेशन या जिनके रिएक्शन के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। एंड द प्रोडक्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी गेट आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो हमारा कंप्लीट होगी रिएक्शन तो क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अब हम बात करें, तो अगर मैं ये बोलता हूं कल की डेट में, ये यहां लिख देते हैं वुड ऑक्सीजन से रिएक्ट करी और ये बन गया आपका स्मोक। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये सही बात है। वुड थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी, स्मोक बना रही है। बट दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। ये होगी एक रिएक्शन होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी, बट ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में एक फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके किस में दिखाए जाए? सिंबल्स में लिखा जाए, उनके केमिकल सिंबल्स। इसी वजह से हमारे को सारे केमिकल सिंबल में ही लिखने पड़ते हैं। लाइक अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात होगी तो MgO, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे MgO। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लिख सकते, आप यहाँ ये नहीं लिख सकते कार्बन, इट विल बी नॉट यूज्ड। कार्बन नहीं यूज होगा, कार्बन की जगह क्या यूज करेंगे? उसका केमिकल सिंबल यूज करेंगे C। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे को रिक्वायर्ड है फॉर इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों के केमिकल सिंबल्स, तो वो हमें आपको दिखाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो हमारी आ गई दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शंस में जो केमिकल सिंबल्स में दिखाने हमें इसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकंड थिंग, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दैट अनदर इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ये समझते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हमारे पास तीन तरीके की डायरेक्शन हो जाती है। वन इज दिस, इसे कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज बैकवर्ड, ये क्या हो रहा है? बैकवर्ड जा रही है। आपको कभी ये सिंबल मिलेगा या फिर ये। तो ये क्या होती है? दीज आर दोज रिएक्शन जो आगे भी जा सकती हैं, फॉरवर्ड भी जा सकती हैं, बैकवर्ड भी जा सकती हैं। इन्हें कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इन्हें कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन में अगर हम इक्वेशन में बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमें शो करनी है, इट कैन बी फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल, अगर फॉरवर्ड का बात करें, A + B फॉरवर्ड करके C बन रहा है, B + E बैकवर्ड बन रहा है जब C और D कंबाइन हो रहे हैं, तो ये उल्टा बैकवर्ड साइड। एंड A + B कैन फॉर्म C + B एंड C + B also can form A + B। तो ऐसी जब रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हमारे को क्या शो करना है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी शो करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, दैट इज third thing is state of the substance, reactant and product, state of reactant and product। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टेट भी बताना है आपको। स्टेट्स इज, अगर हम स्टेट की बात करें, थोड़ा सा समझते हैं स्टेट्स क्या होती है किसमें। आपने कभी देखा होगा रिएक्शंस में हमने लिखा है, लिखेंगे वाटर लिखते हैं तो वाटर के साथ L या G ऐसे वर्ड लिखे आते हैं, तो हमारे पास क्या दिखाई देगा? हमें S दिखाई देगा। S क्या होता है? सॉलिड। कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। S कब दिखाई देगा? जब हमारे को सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। फिर L फॉर लिक्विड, L फॉर लिक्विड। एंड अनदर इज G फॉर गैस, गैसेस के लिए G भी यूज किया जाता है। कभी कभी एक अपर एरो भी दिखा दिया जाता है, ऊपर कोई एरो जाता हुआ अपर एरो। अगर हम बड़ा से सिंपल एक इस टाइप से एरो दिखा देंगे, दिस शोज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होकर ऊपर चली गई। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वस, AQ, दिस इज एक्वस। ये इंपॉर्टेंट है।
एक्वस, एक्वस ये इंपॉर्टेंट है। क्यों एक्वस इंपॉर्टेंट है? एक्वस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर कंफ्यूजन होती है एक्वस में और लिक्विड में। लिक्विड लिक्विड वो सब्सटेंस है जो पहले से स्टेट ऑफ लिक्विड में, लाइक वाटर H2O वो लिक्विड में था, रूम टेम्परेचर में लिक्विड में है। मरकरी इट इज इन लिक्विड फॉर्म। आपका पेट्रोल, डीजल, इथेनॉल, अल्कोहल, दिस वाज लिक्विड, पहले से लिक्विड में था तो उसको लिक्विड में कहते हैं। एक्वस इज सब्सटेंस जिन्हें लिक्विड बनाया गया, लाइक फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट आपको लैब में पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। उस पाउडर को आपने वाटर में मिलाया और स्टिर करके उसको एक सॉल्यूशन बना दिया। तो आपने क्या किया, एक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? एक्वस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्वस। तो एक्वस अब आई थिंक कि समझ आ गया होगा। एक्वस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हमने लिक्विड में मिला के, वाटर या फिर अदर सब्सटेंस में मिला के, बेसिकली एक्वस वाटर के लिए यूज होता है। तो एक्वस वाटर में घोलने के बाद जिन सब्सटेंस को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है। एंड लास्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। उसको पीपीटी से लिखा जाता है। और एक और उसके लिए हम एरो करते हैं नीचे का, डाउनवर्ड एरो। तो हम अगर यहां पर अलग से दिखा दें तो डाउनवर्ड एरो दिखाया जाता है। हमने अभी समझाया हमें आपको कि प्रेसिपिटेट वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जो आफ्टर सम टाइम इन अ सॉल्यूशन वो नीचे आगे बैठ जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो एक आप लास्ट और शो करोगे दैट इज प्रेसिपिटेट। तो आपके पास स्टेट में अगर शो करने के लिए आपके पास बात करें तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस एंड प्रेसिपिटेट। दैट इज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट भी यूज होता है आपका। तो आपके क्या है, आपके ये तीनों चीजें तो आपको दिखानी पड़ेगी, है ना। एंड नेक्स्ट थिंग ये नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है कैटलिस्ट। दैट इज कैटलिस्ट। नेक्स्ट थिंग जो आती है कैटलिस्ट। बहुत कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनकी हम नवी डेफिनेशन सब आगे करते हैं, समझाते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ रिएक्शन, बट इनकी प्रेजेंस होने की वजह से, इनके प्रेजेंट होने की वजह से वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, वो रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। ये खुद अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस, जो हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़े से इक्वेशंस के, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। लाइक फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट FeSO4 आयरन के साथ रिएक्ट किया, FeSO4 प्लस Cu, और एक रिएक्शन लेते हैं C प्लस O2 गिव्स आउट CO2, H प्लस O2 गिव्स आउट H2 वाटर। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अच्छा ये अब ये रिएक्शंस, ये इक्वेशंस फॉर्म सही है नहीं है, हमें इनके बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब यहां समझते हैं कॉपर सल्फेट, ये हमने क्या किया था एक्वस फॉर्म में, किसमें? एक्वस में। इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को मिक्स किया वाटर में और हमने उसको यहां रखा हुआ है। आयरन जो है, आयरन क्या होगा, इट मे बी सॉलिड, हमने इसको यूज कर लिया सॉलिड की तरीके से, तो ये सॉलिड है हमारे लिए। अच्छा अब आयरन सल्फेट जो बनेगा इट विल बी लिक्विड, जो पानी में मिला हुआ है, तो एक्वस फॉर्म। कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है इट विल बी ड्राउनिंग, नीचे जाके बैठ जाएगा, तो ये है प्रेसिपिटेट। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो आपको समझ आ गया, हमारे को सबसे पहले लिखना है रिएक्टेंट के सिंबल्स, प्रोडक्ट के सिंबल्स, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, किस डायरेक्शन में जाएगी, फिर उनकी स्टेट्स भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉपर वाज इन सॉलिड, कॉपर सॉलिड में था। ऑक्सीजन वाज इन गैस एंड CO2 इज आल्सो गैस। तो आप गैस लिख लो या फिर एक एरो ऊपर दिखा दो, दैट इज आल्सो गुड, हमारे लिए वो दोनों सही है। अच्छा ओके, H2 सॉरी H2 इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस। अब H2O दैट इज अ लिक्विड, ये कौन सा क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इस टाइप से हमारे को केमिकल इक्वेशंस का पता करना होता है। हमें लिखने का तरीका आपको सबको समझ आ गया होगा, इस तरह से हमें लिखना होता है। अब नाउ अब एक थिंग आती है, सही चीज अब आती है, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है दैट इज बैलेंस्ड एंड इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं, अभी इसका ही ले लेते हैं, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। अगर हम इसका एग्जांपल समझते हैं,
तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आप समझते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में जिसमें हम बात करते हैं, तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना प्रोडक्ट में आपका रिएक्टेंट में जितना मास है, उसका जितना वेट है, उतना ही किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना रिएक्टेंट में था मास, उतना ही प्रोडक्ट में होगा। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी है कि भैया आपका जितना रिएक्टेंट में, जितना मास रिएक्टेंट में, उतना ही आपका होना चाहिए प्रोडक्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम इसमें बात करें तो हम क्या करते हैं, हम क्या चेक करते हैं? बैलेंस क्या करते हैं? एटम्स को बैलेंस कर देते हैं। लाइक कार्बन, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन एक है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 1 है। तो यहाँ पे कितना है? 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे भी कितना है? 2 है। तो इस ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो जिसमें क्या होता है? द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस इन व्हिच द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी लिखते हैं, समझाते हैं, डेफिनेशन लिखवाते हैं। नेक्स्ट इज, यहां पे अब आता है थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल और दूसरा लेके चलते हैं, जिसमें हम अब बात करते हैं, चेक करना बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। H2O। सो अब आते हैं इसमें, ये दूसरी रिएक्शन है हमारी। एक्सियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, MgCl2 प्लस H2O बनाया। ठीक है। सो अगर हम बात करें इसके लिए, अब हम चेक करते हैं। आप एक बार थोड़ा सा चेक करो अपना, इसमें टाइम लो कि बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। ठीक, सो दिस इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड क्यों है? देखो यहां पे हम आप काउंट करते हैं, पहले सिंपल देख के समझ आता है। क्लोरीन हमारा यहाँ 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक साइड में मास डिफरेंट है और दूसरी साइड मास ज्यादा है या चेंज है, डिफरेंट है, तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर, दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऊपर वाला जो था ये हमारा क्या था? बैलेंस्ड था। एंड नेक्स्ट इज, दिस इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस को हम एक और नाम से जानते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल में बेसिकली जैसे हमारा स्केलेटन है, हमारा ढांचा है ना, तो उस तरीके से इसको भी कहा जाता है स्केलेटल। इसको बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये लिख के दे दो तो इट विल बी गुड। बट अगर आपको एक्चुअल रियल लाइफ में आपको बताना है क्या हो रहा है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ जो होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। सो हमारे को ये 2 टाइप की इक्वेशंस पता लग गई, वन इज बैलेंस्ड, अनदर इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम बात करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट आर बैलेंस्ड इक्वेशन? बैलेंस्ड इक्वेशन, the equation in which the mass of reactant, कंजर्वेशन ऑफ मास में वर्क करता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जहां पे आपका मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, उस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन्हें क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। अनबैलेंस में हम बात करते हैं, तो अनबैलेंस ये एग्जांपल भी हो गया साथ साथ इसके, ये अनबैलेंस्ड एग्जांपल होगा, तो अनबैलेंस्ड भी लिख लेते हैं यहीं पे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आप लिख लेना पूरे केमिकल इक्वेशन के साथ। तो रिएक्शन, द इक्वेशन इन which the mass of the reactant is not equal to mass of product, तो इसे इस टाइप की इक्वेशंस को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सो अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड
आई थिंक समझ आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अभी हम इस चैप्टर में एक और चीज हम सीखेंगे, बैलेंसिंग करना, कैसे हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस विल बी कमिंग इन दिस चैप्टर, तो हम इसको भी समझेंगे। उससे पहले अब हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने बीच में हमने पढ़ी है, उसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने भी बीच में वर्ड्स पढ़े हैं। पहला वर्ड था दैट वाज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो उसकी डेफिनेशन समझते हैं। अनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, अनसॉल्युबल सॉल्ट्स that settle down, insoluble salt that settles down during a chemical reaction, during a chemical reaction is called हम आर भी कह सकते हैं, आर कॉल्ड precipitate. So the unsoluble salts that settles down during a chemical reaction are known as precipitates. ठीक. Then another thing was catalyst. ठीक है. This substance that do not take part in a chemical reaction, but वो chemical reaction में खुद नहीं होते हैं, but their presence increases the rate of the reaction. Presence increases the rate of the reaction. तो उसकी जो प्रेजेंस होती है, उसकी प्रेजेंस होने से ही आपका रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये दीज आर कॉल्ड कैटलिस्ट। ठीक है, तो हमारी इनकी कैटलिस्ट के हमने समझ लिए। सो नाउ हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में हमें क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड के बारे में भी हमें समझ आ गया। नाउ कम्स, हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। हमारे पास आती है केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। उसको हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आते हैं, उनको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं रिएक्शंस को, हम केमिकल रिएक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। तो हम थोड़ा सा एक साथ ही सारे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इजीली कंपेयर कर पाओगे आप एक चीजों को एक दूसरे से, तो और इजी होगा। तो हमारे ब्रॉडली अगर हम बात करें तो कोई हमारे पास जो रिएक्शंस है वो बहुत कैटेगरीज में डिफाइंड है। हम उनको कैटेगराइज करते रहते हैं। तो सबसे पहली टाइप की जो हमारी रिएक्शंस आती हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब जहां पे दो चीजें मिलके एक साथ फिर कोई एक नई चीज बनाते हैं, तो मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, मिलना। अगला है डीकम्पोजिशन। Decomposition. Next is displacement. And last is double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ही डबल हो गया। अभी देखते हैं कैसे कैसे है, थोड़ा सा इनको यहां से समझते चलते हैं, आराम से समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन। एक बेसिक आइडिया समझा देते हैं तुम्हें, तो आप सबको, तो इसमें क्या होता है और एक बार कंसेप्ट आ जाएगा तो फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, एक सब्सटेंस मेरे पास ए था, एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है, ये दोनों एक साथ मिल गए और मिलके क्या बना दिया, हमारे को एक प्रोडक्ट बनाया सी, कोई नया सब्सटेंस बनाया सी है, ए बी इक्वल टू सी। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हमारे पास डी सब्सटेंस था, उसको ब्रेक हो गया, वो टूट के ई और एफ बनाता है। कोई भी अलग डिफरेंट सब्सटेंस बना रहा है, तो इस टाइप के जो
इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ध्यान समझने का है। एक सब्सटेंस था वो ए एंड बी को कंबाइन करने के बाद बना, ए एंड बी कंबाइन करते हैं तब वो एक सब्सटेंस बनता है जो हमारा है। अब क्या हुआ, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आया, मोर रिएक्टिव मेटल बेसिकली हम बात करें तो एक मोर रिएक्टिव मेटल जिसके पास जो ज्यादा रिएक्टिव था ये आएगा और इससे क्या करेगा, ये ए को रिप्लेस कर देगा, ए को हटाएगा, उसकी जगह खुद लग जाएगा बी के साथ और ए क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ओवरव्यू है, समझते हैं। अगला जो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए और बी था, ए और बी पहले से थे, बॉन्ड बना के बैठे थे, सी और डी आए, लेकिन इनके जो मेटल्स हैं वो दोनों को भैया अलग अलग, उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं, हमें दूसरों से करना है, दूसरे के आयंस के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आयंस एक्सचेंज कर देते हैं। सी वाला बी के साथ जुड़ जाएगा, सी बी बनाएगा, एंड ए वाला डी के साथ जुड़ जाएगा, ए डी बनाएगा। तो these types of ion exchange reactions are known as double displacement reaction। तो जिस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज हो जाता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो अगर हम अब डेफिनेशन पे आते हैं तो बहुत सिंपल डेफिनेशंस आती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस कंबाइन, रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन टू सब्सटेंस कंबाइन, टू substance combine to form, दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट। दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या है, रिएक्शन इन विच, अच्छा टू सब्सटेंस क्या हो सकता है, टू और मोर भी हो सकता है ना, तो टू भी हो सकते हैं, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो टू और मोर सब्सटेंस। तो अगर हम यहां पे समझते हैं टू और मोर भी आएगा इसके साथ, टू और मोर सब्सटेंस, तो दो तो है ही, दो के साथ साथ तीन भी हो सकते हैं कभी, इसी तरीके से। द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस, a substance breaks into many substance, टू और मोर, यहां लिख लेते हैं टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस कितने में टूट गया, टू और मोर सब्सटेंस में टूटेगा, तो उसे क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम डीकंपोजिशन को अभी वापस आएंगे, इसमें समझते हैं। तो हम डेफिनेशंस को लिख रहे हैं। तो रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन इन विच a highly reactive metal displaces a less reactive metal। एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स, ये फ्रॉम इट्स, ये आराम से बैठा था सॉल्ट बना के, फ्रॉम इट्स सॉल्ट बना के बैठा था आराम से, डिस्प्लेस कर दिया, बदल दिया, हट गया, हटा दिया उसे, बोले चल भाग ऐसे होता है। तो ये क्या है, दादागिरी, हाईली रिएक्टिव मेटल दादागिरी होती है इनमें, तो ये डिस्प्लेस कर देते हैं। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, रिएक्शन इन विच metals exchange their ions, metals exchange their ions, is known as double displacement reaction, is known as double displacement reaction। ठीक है, एग्जांपल से समझ आ देते हैं, थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। इसका कॉम्बिनेशन है, देखो C था, कार्बन अच्छा वाला अकेला था, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और CO2 बन गया। एग्जांपल एक और, H2 था, H2 गैस थी, O2 गैस थी, मिलके क्या बनाया, H2O। बैलेंसिंग करते चलो सर, अगर तुम बैलेंसिंग देखनी है तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं।
डीकम्पोजिशन में ना यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा आगे जाके अभी एक और थोड़ा सा यही पढ़ेंगे आगे। ये 3 तरीके की होती है, इनको हम समझेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, पहले समझते हैं। कैल्शियम CaCO3, इस भैया जी को हमने क्या किया, हीट किया। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट जब करते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस एंड विद हीट। अगर हम बात करें वो छोड़ो, हीट से रिएक्ट किया तो ये टूट के 1 से 2 में बदल गया। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत वही सिंपल, COSO4 प्लस आयरन, आयरन के साथ रिएक्ट किया, आयरन सल्फेट बन गया प्लस Cu प्लस Cu। इस टाइप से रिएक्शन। तो हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट किया, आयरन सल्फेट बनाया और क्या बन गया, कॉपर एज अ आपका अदर सब्सटेंस, उसका बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है डबल ठीक है, अच्छा CuSO कौन है, आयरन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर बनाया, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट कम्स डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा दिया हमने, तो इट फॉर्म्स CuS प्लस H2SO4। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। Cu और H दोनों हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने आयन सेक्शन कर रहे हैं। Cu S के साथ चले गया, H2 के साथ H2SO4 के साथ चले गया। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे, ये आगे समझ, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शंस है, अगर थोड़ा समझते हैं वापस। कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन 2 सब्सटेंस मिलके एक बनाते हैं। डीकंपोजिशन एक टूट के 2 में, 2 या 3 में बदल जाता है। डिस्प्लेसमेंट हाईली रिएक्टिव मेटल दूसरे को रिप्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव मेटल को। और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों मेटल्स अपने आप के आयंस को बदल देते हैं एक दूसरे से, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन को थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे। इसके टाइप्स जाते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं, इनको स्टडी करेंगे। और ये भी स्टडी करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में किस तरीके से आपके ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं उस रिएक्शन में कौन सा हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल होता है, उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, उसके साथ हम आएंगे। तो आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ठीक है, चलिए अब आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप की, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से आपने इस रिएक्शन को प्रोसेस किया है। 3 टाइप में अगर हम बात करते हैं, पहला होता है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मींस थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी को यूज करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, थर्मोलाइसिस। अनदर इज इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड लास्ट इज फोटोलाइसिस। अच्छा, अब यहां पर समझते हैं, सिंपल ज्यादा। इसमें क्या हुआ, डीकंपोजिशन क्या हुआ विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी के साथ हमारा ये हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस में वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर दैट। तो ये हो गया है डीकंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ heat. Electrolysis, decomposition with the help of composition with the help of electricity. यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया गया। अगला है decomposition with the help of लाइट यूज करते हैं। अब हम इसको सारे को समझते हैं। थर्मोलाइसिस,
आपने क्या किया, सब्सटेंस पढ़ा था, फॉर एग्जांपल के साथ ही चलते हैं। अभी हमने बात ही किया कैल्शियम कार्बोनेट था, उस भैया जी को हमने क्या किया, हीट कर दिया। ये सिंबल होता है हीट का, ये भी लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं, तो हीट डेल्टा है, ठीक है ना। सो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। तो दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मोलाइसिस से भी एक और नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इस सबसे कॉमन है। वाटर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, जब हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2 गैस प्लस O2 गैस। तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम वो बेसिकली एक बहुत ज्यादा कॉमन फिनोमेना है। ये हम वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करके हम क्या बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना भी है। देखिए वाटर से हम दो चीज निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल, बेस्ट ही फ्यूल माना जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से बर्न करता है। एंड अनदर इज ऑक्सीजन, जिसकी हेल्प से बर्न होगा। तो अगर आप ये जो स्पेस शटल्स भेजे जाते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन भरा जाता है, लिक्विड की फॉर्म में भरा जाता है इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगला क्या है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है इसमें समझते हैं। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस सबने सुना ही है, एग्जांपल में किया जाता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, इट इज एग्जांपल ऑफ फोटोलाइसिस। फोटो मतलब फोटो मींस सनलाइट भी हो सकती है, यूवी रेडिएशंस भी हो सकता है। तो किसी भी लाइट की फॉर्म से आप क्या कर रहे हो, इसको ब्रेक डाउन कर दे रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ फोटो, मतलब दैट इज लाइट। तो लाइट की हेल्प से हो रहा है तो फोटोलाइसिस कहा जाता है। तो डिकम्पोजिशन हमारे को समझ आ गया होगा, इसमें कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। थर्मोलाइसिस वापस रिपीट करते हैं। थर्मोलाइसिस द डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन विद द इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वापस आते हैं रिएक्शंस पे। तो हमारे पास रिएक्शंस ये तो हो गया डिकम्पोजिशन के लिए। अब हमने बात करी थी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कौन सा मटेरियल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, उसके लिए हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी। हमें थोड़ा सा हम उसको समझते हैं, उसे कहते हैं एक्टिविटी रिएक्टिविटी। एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या है, मेटल्स एज पर देयर एक्टिविटीज, मतलब एज पर देयर रिएक्टिविटीज, कितना रिएक्ट करते हैं, कितनी फास्ट रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में आपको लगाए जाते हैं। तो हमें इस ऑर्डर को अगर हम बात करें तो यहां से समझते हैं। पहला होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये आपको बुक्स में मिलती है जनरली। इसको याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा याद करने का तरीका हम बताते हैं। जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, के बाद यहां कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सो ये एक तरीका है। दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये सब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप ऊपर को यहां से उठते जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो दिस इज अ सीक्वेंस, ये आपको याद करना है। एक तरीका होता है कॉमनली अगर हम बात करें तो एक स्लैंग होता है, आपने सुना भी होगा,
कैटरीना, यहाँ पे होता है कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो केवल कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी पीवीएच, फिर भी क्यों मिली। मिली मींस एम फॉर मरकरी होता है बेसिकली, यहाँ पे मिली सिल्वर ऑडी। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो, एक तरीका है ये आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करने का। अच्छा ये समझ लेना, जिंक एंड आयरन, ये जो जिंक और आयरन के आसपास दो मेटल्स और होते हैं, दैट इज निकल एंड कोबाल्ट। निकल एंड कोबाल्ट की भी आपकी एक्टिविटीज जो होती है वो आयरन के होती है, आयरन के बराबर, लेकिन आयरन उनमें से भी ज्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें कोबाल्ट और निकल, तो कोबाल्ट और निकल आपके नीचे आते हैं इसके। अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट आ जाता है, फिर निकल आ जाता है ना। तो अगर हमें याद करें तो वो दो भी आपको इस तरह से पता होने चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको ये पता है तो आपका एक्टिविटी, आपको उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ये आपको समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स अगर हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द हीट डिपेंडिंग अपॉन हीट, तो हम बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं रिएक्शंस ऑन बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेस पे अगर हम बात करें तो रिएक्शंस कितने टाइप की है, तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड अनदर इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि ये आपको पता होना चाहिए, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है समझते हैं। The reactions in which heat is given, इसमें हम heat देते हैं, in which heat is given to the reactant। हम इसमें हीट क्या दे, हीट हम दे रहे हैं, हम खुद हीट दे रहे हैं। तो और इससे रिएक्शन हो गया था एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन आउट या हीट इज रिसीव्ड। रिएक्शन इन विच हीट इज रिसीव्ड और ऑब्टेन्ड। हीट हमें ऑब्टेन्ड होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So there are two types of reaction, endothermic reaction, exothermic reaction। endothermic जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, एंड एक्सोथर्मिक में हमें हीट मिलती है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस। अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें हम बात करते हैं, पहला होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी आप समझ, इसमें भी समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अनदर इज रिडक्शन रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें कंसेप्ट क्लियर रखना है, हमारे को ये चीज आगे भी जाके पढ़नी है, तो ये यहाँ पे हमें बहुत पॉइंट क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड में। क्या होता है ऑक्सीडेशन, बहुत बेसिक है, रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन को क्या किया गया है, ऐड किया है, और या फिर ऑक्सीजन को ऐड करो, अदर थिंग इज, और हाइड्रोजन इज रिमूव, हाइड्रोजन इज रिमूव। तो वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या होता है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज
रिमूव्ड, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, और हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन इज एडेड। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वो आपका रिडक्शन रिएक्शन, क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन को कहा जाती है, हो गया जिसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो, ऑक्सीजन को निकाल लेते हो। एग्जांपल में हम बात करें तो एग्जांपल एक नोट कर लेते हैं, एग्जांपल C+O2 गिव्स आउट CO2, और इसका एग्जांपल बहुत कॉमन ले लेते हैं, ऐसे ही C के साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, गिव्स आउट CH4, इसमें 2 कर देंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। सो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, रिडक्शन हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो इस टाइप से जो रिएक्शंस होती है इन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन जो एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन का री और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो रिडॉक्स रिएक्शन हम बात करते हैं, रीड और रिडॉक्स, तो रिडॉक्स रिएक्शन। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction is the reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously, एक ही साथ होती हैं ये दोनों, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है इस साइड रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, साथ साथ नोट करते रहना, are या basically the reaction in which oxidation and reduction occurs together भी लिख सकते हैं, simultaneously भी बोल सकते हैं, तो जिनको थोड़ा सा स्पेलिंग में रहता है simultaneously और together एक साथ हो जाती है। तो एक साइड में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बारी में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल जो है CuO plus H2 गिव्स आउट Cu plus H2O। अब इधर देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा, ऑक्सीजन इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब रहा नहीं रहा, ऑक्सीजन निकाल दिया गया, तो इसे क्या कहते हैं रिडक्शन, इसे क्या कहते हैं रिडक्शन। और हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया, इसे क्या कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो एक साथ जब दोनों चीजें होती हैं इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन्हें हम एक रिएक्शन के नाम पे है कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, ये दोनों के दोनों एक साथ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये आ गया होगा, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसमें थोड़ा समझते हैं, इसी का कंटिन्यूएशन है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अनदर इज रिड्यूसिंग एजेंट, और एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब वो सब्सटेंस वहां पे था, इस वजह से दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कह सकते हैं द सब्सटेंस और रिएक्टेंट, हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, ड्यू टू विच अदर रिएक्टेंट gets oxidized, एक के होने से दूसरे का ऑक्सीडाइज हो जाना, उसे क्या कहा जाता है, उस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग, उस टाइप से एजेंट्स को क्या कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगला नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट, the reactant due to which others reactant gets reduced, वो क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है। फॉर एग्जांपल वही रिएक्शन को हम समझते हैं वापस, CuO plus H2 gives out Cu plus H2O, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ था, दिस वाज रिड्यूस्ड, दिस वाज ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हुआ था, यहां पे ऑक्सीडेशन हुई थी और ये रिड्यूस हुआ था। रिडक्शन, ठीक है। तो इसका रिडक्शन हुआ, किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन की वजह से। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी वजह से हुआ था, तो ये एजेंट है, ये कल्प्रिट है जिसने रिड्यूस करवाया, तो रिड्यूसिंग एजेंट। इस भाई साहब का ऑक्सीडेशन हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये बंदे थे, इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी वजह से हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी वजह से रिड्यूस हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट। सो क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस Cu, सी कॉपर कार्बन से कर लेते हैं, तो जिंक ऐसे रहेगा, CO बन जाएगा। तो इसमें देखेंगे C का क्या हुआ, C हो गया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइड हो रहा है उसमें, तो C गेट्स ऑक्सीडाइज, एंड ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे और ये हुआ रिडक्शन। तो हम इसके क्या कहेंगे, इसकी वजह से रिडक्शन हुआ इसका, तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और इससे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी वजह से ऑक्सीडाइजेशन हुआ तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर पॉइंट, ये होना, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये कन्वेंशनल फॉर्म है, ये बेसिकली ये मेथड जो होता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ट्रेस करना, दिस इज कन्वेंशनल फॉर्म। इसके बाद एक अब जो एक होता है जिसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आता है, तो अभी वो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आपके में है, अभी है नहीं, अभी हम नहीं रखते, ये अभी आगे इसके लिए होगा, तो आगे अलग से वीडियो बना देंगे इसके लिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अलग से रहेगा। सो अब आते हैं, इसके बाद हमारे टॉपिक जो है दैट आर बेसिक टॉपिक्स जो हमारे हैं, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो हम उसको समझते हैं क्या होता है कोरोजन, एंड अनदर इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक नया वर्ड है, कोरोजन आपने सब लोगों ने सुना ही होगा। तो आते हैं कोरोजन। कोरोजन कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अब इसमें मेटल्स सारे हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है ना। तो जो मेटल ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, तो उसे क्या कहा जाता है, कोरोजन। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अच्छा, मेटल्स तो है, जनरली किसमें होती है, अगर हम बात करें आयरन का कोरोजन होता है, ये कोरोजन होते हैं, तो ये कोरोजन होते किस वजह से है, हमारे पास इनके एजेंट्स की बात अगर हम बात करें तो कौन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड्स। मॉइस्चर हो गया और एसिड्स हो गया, इनकी प्रेजेंस में जब कोरोजन होता है उसको मतलब इस प्रोसेस को ही कोरोजन कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एक स्पेशल टाइप का कोरोजन होता है जो हम सबको बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, आयरन का। आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर होगा या फिर एसिड हो सकता है, वो बनाता है Fe2O3,
H2 S, ये क्या है, दिस इज वाटर ऑफ वाटर्स है, ये वाटर मॉइस्चर है, तो ये इसको कहते हैं हम रस्ट, इसे क्या कहते हैं रस्ट। रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस निकलता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, और इस प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्टिंग अगर हम बात करें तो रस्टिंग इज अ कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होता है, कोरोजन ऑफ आयरन। और सब्सटेंस जो है जैसे कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन, ठीक है। स्पेशल है रस्टिंग इसलिए कहता है, आयरन के लिए हम रस्टिंग कहा जाता है। अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइप का कोरोजन है जो हमारे लिए एडवांटेजेस होता है कहीं पे, दैट इज एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जब पहली बार अपना कोरोजन बना होता है उसके पास, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये एक बनाती है, एक बना देता है लेयर Al2O3 से, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस लेयर ऑफ Al2O3, ये जो लेयर बन जाती है, ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस, मतलब आपको ये रेजिस्टेंस बन जाता है कोरोजन के लिए। मतलब इस लेयर के बाद इस बनने की वजह से अंदर वाला जो एल्यूमिनियम है वो रेजिस्टेंस, उसके पास काफी रेजिस्टेंस हो जाता है कोरोड होने से बचने के लिए, तो वो कोरोजन नहीं होता है। तो ये जो है, ये जो लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये आगे फर्दर रस्टिंग को रोक देती है, इसलिए हमारे लिए ये एक टाइप से सेफ्टी की तरह यूज हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको पता होना चाहिए, कलर्स थोड़े से पता होना चाहिए। रेड कलर, रेडिश ब्राउन कलर आयरन का रस्ट होता है, ग्रीन कलर कॉपर का ग्रीन है, और ब्लैक, अगर आप देखेंगे हल्का सा ब्लैक फॉर्म करता है, या ग्रीन कलर का आपका होता है, ठीक है। तो रस्टिंग, ये रस्टिंग हमारे डे टू डे लाइफ में आपको जंग कर लगा हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसको प्रिवेंट कैसे करें। ये अच्छी चीज है हमारे लिए? नहीं, इट इज अ इविल फॉर अस। हमारी एक अच्छी मशीन है, हमने मशीन खरीदी, सब कुछ पैसा लगाया, कुछ सब कुछ किया उस पे, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज गेटिंग रस्टेड, वो बेकार हो जाएगी। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए, हमें कोरोजन से बचाने के लिए क्या क्या करने पड़ते हैं, तो हम बोलते हैं प्रिवेंशन। हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशंस दैट वी टेक टू प्रिवेंट, है ना, तो कोरोजन से बचाने के लिए हम जो प्रिवेंशंस करते हैं उनको हम समझते हैं, वो हो जाएगा। तो प्रिवेंशंस जनरल जो प्रिवेंशंस है वो आपको भी डे टू डे लाइफ में पता है। सबसे पहला जो कॉमन है वो है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है, प्रिवेंशंस फ्रॉम कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। अगर हम बात करें तो कोरोजन से प्रिवेंशन करना है तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट आता है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, अगर ऑयल्स एंड ग्रीस का यूज करते हैं, ऑयल्स एंड ग्रीस का हम यूज करेंगे तो हमारे को हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज ये क्या करते हैं, ये मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाते हैं, खुद लेयर हो जाते हैं, और जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर इसके ऊपर गिरता है तो वो क्या होता है, वो इस पे इफेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए हम ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हैं। तो हमें बेसिकली कंसेप्ट समझ आ गया कि ये जो मेरा मेटल का जो सरफेस है, इस मेटल के सरफेस के ऊपर मेरे को एक लेयर लगानी है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो ऑयल एंड ग्रीस करा। सेकंड मेथड इज विद द हेल्प ऑफ पेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, पेंट्स यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ पेंट, पेंटिंग कर दी, हमने पुताई कर दी उसके ऊपर जंग के लिए। तो एक कॉमन जो आप अगर कभी आप रंग का देखोगे तो रेड ऑक्साइड आता है, रेड ऑक्साइड, रेड कलर का एक हमेशा एक पेंट कराया जाता है लोहे के ऊपर। तो लोहा जो आप लो तो उससे पहले रेड ऑक्साइड का लेयर, एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर पेंट किया जाता है, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है। थर्ड जो मेथड है, थर्ड जो है आपका, दैट इज आपको मॉइस्चर से उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। एक फिनोमेना हम यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपके हैंडल्स, जो आपके हैंडल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि उसको प्रिवेंट करती है रस्टिंग से। तो जितना टाइम बाद तक ये वो आफ्टर सम टाइम वो प्लेटिंग हट भी सकती है, अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वो हट जाती है एंड वो रस्ट पकड़ लेता है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यूज होती है। फोर्थ, अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा ये एक गैल्वेनाइजेशन भी, अगर हम इसमें थोड़ा समझते हैं, इसमें गैल्वेनाइजेशन भी आता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्लेटिंग ऑफ जिंक, जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो उसको हम क्या, अगर हम जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
ओके, अब आते हैं एक लास्ट एक और हम एग्जांपल एक और देख लेते हैं किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ब्लैक कोटिंग, एक ब्लैक कलर की कोटिंग भी करते हैं। ब्लैक कोटिंग क्या होता है, बेसिकली दे आर पाउडर कोटिंग्स। आज की डेट में हम पाउडर होता है तो उसको हम कोट कर देते हैं, पाउडर की कोटिंग हम उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। सो जनरली हमें ऑयल्स एंड ग्रीस का पता होना चाहिए, पेंट्स का पता होना चाहिए और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग टाइप से बात करते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, ये समझ आ गया होगा, नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी अच्छा, अभी क्या है, आपने खाना, आपके घर में खाना वाना बन जाता है, बना के रख दिया, सपोज करो आपने ज्यादा बना लिया, रख दिया, आपने स्टोर करके रख दिया, तो हम उसके लिए आज की डेट में हम फ्रीज यूज करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। अगर यही खाना फ्रिज में ना रख के आपने बाहर छोड़ दिया थोड़ी देर तक, और आपने सुबह रखा और शाम को खाने के लिए, तो उसमें से थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आएगी, एंड इवन उसमें आपको जो टेस्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ये फिनोमिना जिसमें हम कहते हैं खाना खराब हो गया, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या फिनोमिना होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी ऑयल्स। जो खाने के अंदर ऑयल्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट एंड स्मेल जो खाने की खराब हो जाती है, इस फिनोमिना को कहा जाता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी अगर हम डेफिनेशन बोले तो रेंसिडिटी इज डिफाइंड एज द चेंज in the smell and taste, the change in the smell and taste of the fats and oils due to the oxidation is called रेंसिडिटी। अच्छा, ये रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों, इसमें क्या है, रेंसिडिटी अगर आप खाने को प्रिजर्व नहीं कर रहे हो सही से, तो आपको 101% आपकी रेंसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। आपने एक सिंपल, अगर हम एग्जांपल करें, आपने चिप्स लिए, जो लेज से चिप्स आते हैं, दे कंटेन पोटैटो, जो पोटैटोज में होते हैं ऑयल, पोटैटो फ्राइड इन ऑयल्स, तो ऑयल्स होता है उसमें, तो उसमें क्या है, फैटी ऑयल्स आपको मिलेंगे, फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड फैटी ऑयल्स क्या लेते हैं, वो होते हैं। अगर हम उसको चिप्स को खोल दिया, उसके बाद उसको हमने उसको रखा रहा, थोड़ी टाइम बाद वो सिल जाते हैं, आपने देखा सिल जाते हैं, उसकी टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो दैट इज द फिनोमिना कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये रेंसिडिटी हमारे खाने को खराब कर देती है, तो इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी अगर हम बात करते हैं, नाउ कम्स द प्रिवेंशंस जो है फ्रॉम रेंसिडिटी। प्रिवेंशंस फ्रॉम रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से प्रिवेंशंस कैसे हो सकते हैं, कैसे हम अपने रेंसिडिटी को होने से रोक सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, हम सब ने चिप्स खाते हैं, लेज चिप्स, वो पैकेट में जो एक देखा होगा आपने, वो एयर भरी होती है, गैप एयर भरा होता है उसके अंदर, वो बेसिकली वो एयर इसी के लिए डाली जाती है जिससे कि रेंसिडिटी ना हो। तो हम क्या करते हैं, यूज ऑफ, उसमें जो एयर होती है वो होती है नाइट्रोजन, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर टाइट बैग्स। हम एयर टाइट बैग में फूड को रखेंगे और हम उसको क्या कर देंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे। फर्स्ट वे यही है, जो हम ये लेज चिप्स में इसी वजह से तो होता है क्या, जो हमारे लेज होते हैं, ये चिप्स होते हैं, ये लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। तो अगर ये लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने हैं तो व्हाट वी डू, नाइट्रोजन गैस में फिल करके हम दे देते हैं। दूसरा होता है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकेजिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन एयर में अगर एयर मिलेगी उससे तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पैकेट लेते हैं, एक पैकेट में फूड को रखते हैं और सारी एयर वैक्यूम पंप से निकाल के सील कर देते हैं इसे।
तो इस टाइप से जो आपकी पैकिंग होती है दैट इज कॉल्ड वैक्यूम पैकिंग। इसकी वजह से आपके जो फूड है उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा, ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाता है और वो आपको रेंसिडिटी नहीं हो सकती उसकी वजह से। ठीक है, नाउ थर्ड चीज जो आपने आज की डेट में कॉमनली वर्ड सुना होगा, टेट्रा पैकिंग। टेट्रा पैकेजिंग, आपके मिल्क जो मिल्क आता है वो टेट्रा पैक में आता है, फ्रूटी टेट्रा पैक में आती है। टेट्रा पैक इज दैट पैक, टेट्रा मींस 4, टेट्रा मींस 4, 4 लेयर होती है उसमें। उसके अंदर आप देखेंगे एक एल्यूमिनियम के फॉइल की लेयर होती है, फिर उसके बाद ऐसे 4 लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो कांटेक्ट में ही नहीं आ पाता एयर के साथ, जो बाहर की एयर है। तो इसलिए क्या होता है, वो अंदर प्रिजर्व रहता है, वो खराब नहीं होता। तो हम एक और तरीका यूज होता है टेट्रा पैकिंग। फोर्थ इज कोल्ड स्टोरेज। कुछ जगह पे हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए उसको कोल्ड स्टोरेज भी यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया और फूड हमारा लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से हम बचा के रखते हैं। एंड लास्ट अच्छा, ये लास्ट हमने देखा होगा आपने पिकल्स, जैसे घर में हमारे जो मदर्स होती हैं पिकल बना रखती हैं, आम का अचार ये सब है, तो ऑयल डाल देते हैं उसके अंदर, ऑयल डाल के ऊपर तक पूरा ऑयल में डिप कर देते हैं। ऑयल के डिप करने से क्या रहता है, जो आपका वो अचार है, जो आम है या आपका जो है, वो क्या करेगा, वो एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, उसका एयर के साथ क्या हो जाएगा, कांटेक्ट कट जाएगा। इस कांटेक्ट के कटने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन कभी नहीं हो पाएगा और वो क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी का शिकार नहीं होगा, उसमें क्या है, वो खराब नहीं होगा टेस्ट का। तो हम क्या करते हैं, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं और इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, खाने को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बचा लेते हैं। एंड ड्यू टू दिस मेथड रेंसिडिटी हम प्रिवेंट कर पाते हैं। तो ये रेंसिडिटी एक बार वापस समझते हैं, रेंसिडिटी को वापस एक बार देखते हैं। नाइट्रोजन गैस का, हम नाइट्रोजन गैस के बैग्स जो हम यूज करते हैं, जैसे चिप्स में हमारे आते हैं जनरली, वैक्यूम पैकिंग भी हम यूज कर सकते हैं। टेट्रा पैकेजिंग इज लेयर्ड पैकेजिंग जो कार्डबोर्ड की फॉर्म में आती है, ठीक है। एंड देन कोल्ड स्टोरेज एंड लास्ट इज यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव लाइक ऑयल में आप डिप कर दो खाने को, वो पिकल जो है वो प्रिजर्व रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपका रेंसिडिटी होता है। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हमारे पास हमने एक बार पूरा देख लेते हैं। हमने पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा व्हाट आर चेंजेस के बाद हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, रिएक्शंस, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, फिर उसके बाद हमने इक्वेशंस के बारे में समझा, इक्वेशंस कौन सी हमारे पास, कैसे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में। एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मेनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर आफ्टर दैट रिडॉक्स रिएक्शन। फिर उसके बाद आता है हमारे ये जो हमारे टॉपिक्स थे, जो छोटे छोटे हमारे बीच में यहाँ ये कोरोजन और रेंसिडिटी जो बीच में हमारे आते हैं। तो ये सारा ओवरऑल हमारा इस चैप्टर में है। एक टॉपिक है इसमें हम नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें, तो इसको हम समझते हैं। तो आपके में एक मेथड यूज होता है होगा दैट इज हिट एंड ट्रायल। पहले हम उसको समझ लेते हैं हिट एंड ट्रायल, फिर एक अदर मेथड यूज करेंगे, वो भी हम समझाते हैं। तो पहला जो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मींस आपको बैलेंस करना है, आपको पता होना चाहिए इस साइड आपको रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स उसी एलिमेंट के इस साइड भी, दूसरे साइड मतलब प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। तो फॉर अभी एग्जांपल्स है, वी विल डू हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, सिंपल है, H2 plus O2 gives out H2O. So this is a balanced equation or not? No, it is a unbalanced equation. कैसे?
H2, H के कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल, 2 है, 2 एटम्स है, 2 एटम्स यहाँ पे आपके आगे। ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे सिंगल एटम है, तो ऑक्सीजन को हमें सिंगल से क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको एक करने का एक तरीका रहता है, हम क्या करते हैं जिससे हम ट्रेस आउट कर सके, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, एलिमेंट्स लिख देंगे। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है? हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नीचे लिख देते हैं रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दिस इज H एंड O। दो है, 2 और नहीं, 2 और भी आते रहेंगे। तो हमने पहले सबसे पहले चेक किया इधर कितने थे, अगर हमने बैलेंस ना करने से पहले हम समझते हैं, तो देयर वाज हाइड्रोजन वाज 2, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 2, दिस वाज बैलेंस, ऑक्सीजन 2, वहां पे 1। हमने क्या किया? हमने यहाँ 2 ऐड कर दिया, जैसे 2 ऐड किया तो रिएक्टेंट साइड चेंज होगी, तो रिएक्टेंट साइड में कितना हुआ? ऑक्सीजन का 2 हो गया, बट साथ साथ हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2 2 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को यहाँ पे बदलना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट पे हमने यहाँ क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 2 2, बैलेंस्ड, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हो जाएगा। एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, होप समझ आया होगा। नेक्स्ट से भी समझते हैं एग्जांपल, Fe प्लस Cl2, आयरन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट FeCl3। तो दिस इज अ रिएक्शन। कितने एलिमेंट्स हैं? वही वाला बॉक्स बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे आयरन है हमारे पास या क्लोरीन है? आयरन है, क्लोरीन। आयरन के यहाँ पे कितना है? 1, रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1, बैलेंस्ड। बट क्लोरीन इज नॉट बैलेंस्ड, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन का 3 है। तो हम क्या करेंगे? हम बैलेंस करना है। सो व्हाट विल बी, हम क्या करेंगे? सिंपल कंसेप्ट होगा, हम इसको क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे? इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6। जब ये 6 हो गया, आयरन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, आयरन को हमें 2 से करना है, 2 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और क्लोरीन को क्या है? 6 बनाना है, तो इंटू 3 करना पड़ेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये भी क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमारा इस तरीके से हमने एक और इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ये बहुत पहले वाले जो कुछ बेसिक्स हैं उनसे समझ रहे थे। अब थोड़ा लाइक सोडियम react with water to form NaOH। ये थोड़ा सा सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, ठीक है सिंपल। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? इस बार एलिमेंट्स कितने हो गए? इस बार 3 एलिमेंट्स हो गए, तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो इधर एलिमेंट्स के नाम लिखोगे NaHO। सबसे पहले रूल याद रखना, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। आपको सबसे पहले क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन एंड आफ्टर दैट मेटल्स। जनरल मेथड यूज करना, आपके एक माइंड में सेटअप हो जाएगा कि ये मेरे को प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको रहेगा सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन एंड देन मेटल्स और अदर थिंग्स। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? पहले आपको सब कुछ बैलेंस कर दो। यहाँ पे आप पहले आप लिख लीजिए Na1 OB1 H1 सारे बने। O को बैलेंस करना, O बैलेंस है, गुड। देन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया। लेकिन इसी के साथ हमने क्या कर दिया? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब चले गए 2 पे। ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा? फिर से बैलेंस किसे करना है? हमने वापस नीचे से चलेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिर देन मेटल। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन तो 2 से हो गया, हाइड्रोजन बिकम्स 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Mg3N2 react with water to form
MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया NH3 NH3। सो ये केमिकल रिएक्शन है आपके पास वापस Mg3N2 प्लस वाटर गिव्स आउट MgOH होल ट्वाइस NH3। तो हम इसको वही टेबल बनाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो MgN4 एलिमेंट्स कितने MgNHO। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड Mg कितना है 3 है, M कितना है 3 Mg3 है, ये 1 हो गया। इधर N2 है एंड देयर इज 1, H2 है, देयर इज H हो गया 3 और यहाँ पे 2, 3 + 2 5, 3 + 2 5। क्लियर? यहाँ पे आपका H3 है, यहाँ H2 है, तो H3 और 2, 3 + 2 5। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, इधर कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, कितने 2 ऑक्सीजन है। माइंड में हमने आपको बताया सबसे पहले वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन देन मेटल्स जाएंगे। तो ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किससे करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4 हो गए, कितने हो गए 4। अभी भी हमारा बैलेंस अब आते हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिए, इसको हाइड्रोजन को 1 को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, कितने हाइड्रोजन है 3 है बेसिकली, तो हमें हाइड्रोजन को बढ़ाना है, कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ट्राई करते हैं इसको। हम अभी आइडिया बिल्कुल भी नहीं है हमारे को कहां से आना है, थोड़ा सा आइडिया हम ऊपर वालों से ले सकते हैं। हमने नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इस साइड भी 2 बनाना है, तो ये नाइट्रोजन को हम 2 कर सकते हैं। नाइट्रोजन को 2 किया, अब हाइड्रोजन देखिए 6 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 6 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 2 8 हो गया, समझ आ गया। तो N2 हो गया, N भी अच्छा है हमारे लिए, बैलेंस हो गया साथ साथ, और 8 हो गया। अब वापस हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4, कितना आ जाएगा 4। तो आपने ये किया 4 × 2 = 8। तो ये अब ऑक्सीजन कितना चेंज हो गया, ऑक्सीजन हमारा 4 पे चले गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 2 पे ही है। तो अब हमें फिर से क्या, अब हमें वापस ऑक्सीजन पे आगे बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस कराएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 पे है, तो इधर कितना है ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 4 है, 4 और 2, तो इसको 2 से 4 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम एक बार थोड़ा सा ये भी ध्यान देते हैं, मैग्नीशियम को कितना कन्वर्ट करना है 3 में, तो यहाँ पे 3 है, तो ये 3 तो करना ही करना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन बिकम्स 6, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा उस टाइम पे, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6 + 6, 6 + 6 12, तो हाइड्रोजन भी हमारा 12 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया। तो ये हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा मेथड लंबा भी हो जाता है, इसको अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से मेथड से सॉल्व करेंगे, तो वो आपको और इजी लगेगा इधर समझते। तो हमने क्या किया, इस तरीके से हाइड्रोजन को इधर, हाइड्रोजन को भी बैलेंस मूव कर दिया, चेंज कर दिया हमने, हाइड्रोजन 6 and 6 12 हो गया, ऑक्सीजन हमारा चेंज था। अब वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है उस साइड, इस साइड कितना चाहिए 6, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए यहाँ पे 6 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। और सारी अदर थिंग्स है ना, सारी ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी नहीं होगी, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको हम चेक कर लेते हैं फिर से, मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 × 2 = 12, हाइड्रोजन 12 है, 6 × 2 = ये 3 × 2 = 6, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 12 यहाँ पे भी हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, 3 × 2 = 6, तो टोटल 6 आपके ऑक्सीजन भी हो गए। तो इस तरीके से आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन। अच्छा, नाउ एक हम मेथड बताते हैं, बहुत इजी तरीका है, उस मेथड को आप एक बार समझो, उसके भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो भी मेथड अगर ये नहीं कभी भी हो पाता है तो वो मेथड और इजी है, बट ट्राई करिएगा, इससे भी आपको सीख आना चाहिए। तो पहले आते हैं उस मेथड पे, समझते हैं कैसे। ये रिएक्शन को वापस लिख लेंगे हम, सेम रिएक्शन
Mg3 and 2 plus water gives out MgOH whole twice plus ammonia. तो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी है, हमारे पास ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना हमें है। ठीक है, तो एक तरीका है, हम इसमें कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक वर्ड होता है, चलिए आप उसको भी नहीं, तो हम सबके आगे ए कोएफिशिएंट लगा देते हैं, ए बी सी एंड डी। आप क्या करोगे, हर एक के आगे नंबर लगा दोगे, ए बी सी डी। ठीक है, सो आपने ए बी सी डी आपने लगा दी। अब क्या करेंगे, आप बैलेंस करेंगे एलिमेंट्स को। अब देखते हैं कैसे। मैग्नीशियम कितना है, Mg 3 यहाँ है और A भी है, 3A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए, ये 3 इंटू ए। इस साइड मैग्नीशियम कितना है, 3A। उस साइड मैग्नीशियम कितना है, एक अगर मैग्नीशियम देखेंगे C है, खाली C। बस नाइट्रोजन के लिए आ जाते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 2 इंटू ए, तो 2A है, कितना है 2A। एंड इधर नाइट्रोजन कितना है, ओनली D, ओनली D। ऑक्सीजन देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2B है, कितना है 2B। इधर हाइड्रोजन देखते हैं, C इंटू 2, 2C प्लस D इंटू 3, 3D। ये हो जाएगा, क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। B इंटू O का देखते हैं तो खाली B आया, एंड इधर से देखेंगे 2 इंटू C, बस 2C। ये आपको 4 इक्वेशंस मिल गई। इन इक्वेशंस को आपको देख के बस ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे आप क्या करेंगे, कोई भी इसमें आप देखेंगे जो ज्यादातर रिपीट हो रहा है उसको क्या मान लेंगे, कोई भी वैल्यू दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a को दे दिया a इज इक्वल टू 1, मैंने a को क्या मान लिया, 1 मान लिया। जैसे a को 1 माना तो c बिकम्स 3, c बिकम्स 3। a को 1 माना, d बिकम्स 2, d कितना हो गया 2। नाउ हमारे को b निकालना है, c हमारा है 3, तो 3 2 जा 6, ये पूरा कितना बन गया 6। ऐसे d कितना है हमारा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12, और 2b इज इक्वल टू 12, तो सो b इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, 12 का हाफ 6, तो b इज इक्वल टू 6। तो आपको ये आंसर सीधा इसमें आ गया। आप इसमें आप सीधा आंसर आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b is equal to b is equal to 6, c was 3 and d was 2। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया, बहुत इजी। ये आपका मेथड है। जितनी इक्वेशन छोटी होती चली जाएगी, जितने इक्वेशन नंबर जैसे 4 है, 4 में आपको इतना रहेगा, थोड़ी लंबी होगी तो थोड़े से इक्वेशन बढ़ेंगी, या आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी 5 हो जाएंगी। लेकिन अगर ये इतना इससे और कम हुआ तो ये इट विल बी अ पीस ऑफ केक। बहुत आसानी से आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन को और समझाते हैं इसी से, तो सो दैट आपको क्लियर हो जाए, चीजें समझ आ जाए, अच्छी तरह आपको माइंड में बैठ जाए। पहले अब एक और क्वेश्चन, एक इक्वेशन और हम लिखते हैं, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड react with sulfuric acid H2SO4 gives out Al2SO4 whole thrice plus H2O। so ये इक्वेशन आपके पास आ गई। आपको वही मेथड यूज करना है हमें, इसको इसके आगे A B C एंड D। नाउ एल्यूमिनियम के देखते हैं। एल्यूमिनियम के सामने कोएफिशिएंट कितना है, 1, ए आ जाएगा आंसर ए। उस साइड एल्यूमिनियम कितना है, 2 इंटू सी, एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 2 इंटू सी। गॉट द पॉइंट। अगला आता है ओ के लिए, देखते हैं ओ कितना है, 3 इंटू ए, इधर भी है यस 4b। उस साइड चेक करें, 4 3 ये हो गया 4 एंड 3, 4 3 12, 12 इंटू सी, 12c प्लस डी प्लस डी, ये आपका ओ हो गया। H 3a, H कितना हो जाएगा 3a प्लस इस साइड भी H है 2b,
ओके, अगले में आ जाते हैं, यहाँ पे h का है 2d, ओनली 2d, h भी हो गया। अब बचा हमारा लास्ट s, s के लिए क्या है यहाँ पे b, ओनली b। इधर s कितना है, s इज इक्वल टू, यहां से आप करेंगे 3s इंटू सी, 3c आपका हो गया। ठीक है, नाउ फिर से वही चीज है, आपको ये आपकी 4 इक्वेशंस बन गई। इसमें आपको देखना है कोई भी एक नंबर कोएफिशिएंट जो बार बार रिपीट ज्यादा हो रहा है, a के अगर मैं a की वैल्यू 1 मानता हूं तो c निकलता है मेरा, c निकल जाएगा तो देन b भी निकल सकता है हमारा। इस तरीके से a b c निकल जाएंगे आपको, दैट इज गुड। चलिए आप मान लीजिए, या फिर अगर हम c को मानते हैं हम तो a और b आपका आ जाएगा। तो इस क्लास लेट्स स्टार्ट विद c को 1 मान लिया, c को आपने 1 मान लिया तो a कितना आ जाएगा 2, एंड c को 1 माना था तो b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3। अब d निकालना है, आपके पास 2 इक्वेशन है, आपके पास दोनों में से कोई भी एक चीज में आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल b की वैल्यू यहां रखते हैं, b की वैल्यू यहां रखी 3 2 जा 6, a की वैल्यू 2 रखी 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12, हाफ करेंगे d कितना आ जाएगा 6, b कितना आ जाएगा 6। ऊपर वाले में भी चेक कर देते हैं, a की वैल्यू रखेंगे 2 3 2 जा 6, b की वैल्यू 3 4 3 जा 12, c की वैल्यू 1, ये 12 हो गया, d की वैल्यू यहां से भी आपकी 6 आएगी। तो दोनों इक्वेशन सेम आएगी। तो आपको सारी चीजें मिल गई। अब पुट करते हैं, a की जगह पे हमारा कितना था 2, a की जगह पे 2, b की जगह पे 3, c की जगह पे 1, एंड d इज 6, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। सो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपको इससे समझ आना चाहिए, आ गया होगा। जो भी नहीं है आप एक बार हमें आप कमेंट में भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे, उसके ऊपर और फर्दर डीप में वीडियो बना देंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।